मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ संख्या 15 के विषय में, जिसका शीर्षक है नीलकंठ। इस चैप्टर को लिखा है महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा जो लेखिका थी, उन्होंने वो बहुत सारे पशु पक्षियों को पालती रहती थी। उन्हें पशु पक्षियों से बहुत अधिक प्रेम था, तो उसने अपने जीवन में बहुत सारे कुत्ते, बिल्ली, गाय, घोड़े, ऐसे बहुत सारे पशु पक्षी पाल रखे थे। तो जिनमें से उन्होंने एक मोर और मोरनी का जोड़ा भी पाला था, और उस मोर और मोरनी के जोड़े के विषय में, उनके जीवन के वृतांत के विषय में उन्होंने इस रेखा चित्र को लिखा है। रेखा चित्र क्या होता है बच्चों? रेखा चित्र वो होता है कि जैसे ही हम किसी भी चीज का वर्णन करते हैं, तो उस चीज का, जब हम किसी भी विषय का वर्णन करते हैं, तो उस विषय का वर्णन सुनते हुए या लिखते हुए हमारे मन में एक प्रकार की एक तस्वीर बन जाती है। रेखा चित्र क्या होता है? जैसे स्केच बनाते हो आप, किसी चीज को देख करके, इमेजिनेशन करके आप एक स्केच बनाते हो, वैसे ही हम जब किसी की बायोग्राफी लिखते हैं, किसी की जीवनी लिखते हैं, तो उसके बारे में सोचते हैं, तो हमारे मन में, हमारे दिमाग में एक चित्र बन जाता है, एक तस्वीर सी बन जाती है। तो वो ही इस चैप्टर के माध्यम से महादेवी वर्मा ने हमें अपने जीवन में पाले हुए पक्षियों के बारे में जो स्टोरी बताई है, उसको पढ़ करके हमारे मन में एक रेखा चित्र सा बन जाता है। तो इस चैप्टर में एक मोर और मोरनी की कहानी उन्होंने उसके जीवन के वृतांत के विषय में लिखा है। तो आइए इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। एक दिन लेखिका अपने किसी एक रिलेटिव को, रिश्तेदार को छोड़ करके आती है, तो रास्ते में एक व्यापारी होता है जो पशु पक्षियों को बेचता है। तो उसके पास उसके ड्राइवर ने उसके बाड़े पे ले जाके गाड़ी रोक दी, और फिर वहां से वो किस तरह से मयूर का जोड़ा लेके आती हैं, और उनका पूरी जो स्टोरी है वो हम इसके माध्यम से पढ़ेंगे। तो सभी अपनी अपनी बुक ओपन कर लीजिए, और साथ साथ में इसकी रीडिंग हम करेंगे। तो एक दिन की बात है कि एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी। लेखिका कहती है कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया, और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। लेखिका कहीं से लौट रही थी, उसे ध्यान आया कि चिड़ियों और खरगोशों का यहाँ पे कोई फार्म हाउस है, तो उसने अपने ड्राइवर को वहां जाने के लिए कहा। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। बड़े मियाँ कोई वहां पे जो पक्षियों की जिन्होंने दुकान कर रखी थी, कि पक्षियों को ला के वो वहां पे बेचा करते थे। जैसे ही लेखिका उनकी दुकान के पास गई, तो उन्होंने उनकी गाड़ी को रुकने का संकेत दिया। आगे ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ कर दिया। क्या? सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ के एक चिड़ी मार दो मोर के बच्चे पकड़कर लाया है। चिड़ी मार क्या होता है? पशु पक्षियों को पकड़ने वाले, मारने वाले। एक मोर है, एक मोरनी है, आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। उन्होंने कहा कि आप, मेरे पास एक मोर और मोरनी का जोड़ा है, तो आप तो पशु पक्षियों को पालते हो, इसलिए आप उन्हें ले जाइए। वैसे मोर के पंजों की दवा बनती है, तो इसकी दवा बनाने के लिए, इनको मारने के लिए तो बहुत सारे लोग आते हैं, बट मैं उनको नहीं देना चाहता। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहता हूँ जो इनका पालन पोषण कर सके, तो आप इन्हें ले जाइए। ऐसा कौन कहता है? भाई दुकानदार कहता है। मारने के लिए तो मासूम चिड़ियों को मैं कैसे दे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो और मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं था।
मतलब कि बड़े मियाँ जब बोलने लग जाते थे तो रुकने की उनके पास कोई वो नहीं थी, कि वो बोलने के बाद रुकते नहीं थे, रुकने का कोई स्थान नहीं था। सुनने वाला थक कर जहां रोक दे वहीं उनका स्टेशन मान लिया जाता था, कि जब सुनने वाला उनकी बातों को सुनकर के थक लेते तो कहते मियाँ जी बस चुप हो जाओ, तो फिर वो चुप हो जाते थे। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे हुए थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक, संकीर्ण क्या होता है भाई? सकड़ा, और पक्षी शावक क्या होते हैं? पक्षी के बच्चे, पक्षियों के बच्चे जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। वो छोटे से पिंजरे में ऐसे लग रहे थे कि मानो कोई चित्र बना रखा है। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषा मेल चलती ही जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ीमार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपए लिए हैं। बारहा कहा, जरा भाई सोच तो। बारहा मतलब बार बार, ये उर्दू का शब्द है बारहा, इसका अर्थ क्या होता है? बार बार। जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी नहीं है कि तू इतनी बड़ी रकम ही मांगने चला है। पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा? मुंजी क्या होता है भाई? लोभी, जो पैसा खर्च नहीं करता हो, पैसे का लालची हो, उसे मुंजी कहा जाता है। आपका ख्याल करके अस्ता पस्ता कर देना ही पड़ा। अब मुझे आपका वो कहता है, वो दुकानदार मस्का लगाता है उनको कि मुझे आपका ख्याल आया कि आप मोर लेने आओगे, तो इसलिए मैंने उसे 30 रुपए मुझे देने ही पड़े। अब आप जो मुनासिब समझे, मुनासिब मतलब उचित, कि मैंने तो 30 रुपए दिए, आप मेरा कमीशन कितना दोगे ये आप सोचो। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा सा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखट का चित्र जीवित हो गया। मतलब जैसे ही लेखिका ने वो पिंजरा कार में रखा तो उसके अंदर जो पक्षी जो दुबके हुए बैठे थे वो अब हिलने डुलने लग गए। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया। अब वो इस तरह की गतिविधियां करने लगे कि मानो पिंजरा खुद उड़ने को तैयार हो गया था, ऐसा लग रहा था। घर पहुंचने पर सब कहने लगे तीतर हैं, मोर कहकर ठग लिया। अब वो इतने छोटे छोटे थे बच्चे कि घर वाले, लेखिका के घर वाले उन्हें क्या कहने लगे कि तुझे तो बेवकूफ बना दिया, ये तो तीतर के बच्चे हैं, ये मोर नहीं है। क्योंकि मोर के बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं तो वो किसकी तरह से लगते हैं? तीतर के बच्चों की तरह, क्योंकि उनका रंग जो होता है वो पहले ऐसा ही होता है, उनके पंख वगैरह बाद में आते हैं। तो सब उसे कहने लगे कि तुम्हें तो ठग लिया, ये तो किसके बच्चे हैं? मोर के बच्चे हैं। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई कि कभी मैं बहुत बार ठगी गई थी। लेखिका कहती है कि मैं बहुत बार ठगी गई थी, इसलिए मुझे ठगे जाने के नाम से ही चिढ़ हो गई थी कि जैसे ही कोई मुझे कहता कि तुम्हें तो ठग लिया तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पैर लगे हैं? सुरखाब का मतलब एक अजीब पक्षी होता है जो बहुत सुंदर होता है, क्या उसके सोने के पैर लगे हैं उसके? मोर या तीतर में फिर क्या फर्क हो गया, क्या रह गया? तो पक्षी ही तो हैं। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उनका दरवाजा खोला, फिर 2 टोकरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। सत्तू क्या होता है भाई? जो का भुना हुआ आटा होता है उससे बनाया जाता है सत्तू, खाने का एक पदार्थ होता है। तो उसने, लेखिका ने अब उनको क्या दिया भाई? खाने पीने की चीजें दी।
जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए, कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थककर उन्होंने मेरी रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। कि वो पक्षी अब लेखिका के कमरे में इधर उधर घूमने लगे और फिर अंत में उनका ये रेस्ट करने का समय आया, आराम करने का समय आया, तो वो उनकी जो रद्दी की टोकरी थी, इसमें लेखिका रद्दी पेपर डाला करती थी, उसमें जाकर के दुबक करके बैठ गए। 2-4 दिन वे इस प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तावास करने लगे। गुप्तावास मतलब जिस जगह का पता नहीं हो ऐसा आवास, ऐसी जगह पे रहना। और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। दिन में वो कहीं ऐसी गुप्त जगह पे छुप करके रहते थे और रात में रद्दी की टोकरी के पास आकर के वो उसमें सो जाते थे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगते। आविर्भूत का मतलब होता भी प्रकट होना, अचानक से आकर के बैठ जाना। खिड़कियों में तो जाली लगी थी पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। निरंतर क्या होता है? लगातार। खुला रहने पर चित्रा लेखिका की बिल्ली का नाम है, इन आगंतुकों का पता लगा सकती थी। लेखिका कहती है कि यदि मैं दरवाजा खुला छोड़ती तो मेरी बिल्ली जो चित्रा है नाम की बिल्ली है वो इनके बारे में पता लगा लेती और फिर इनको अजनबी समझ के वो मार देती। इसलिए मुझे दरवाजा बंद ही रखना पड़ता था। और तब उनके शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन नहीं है। किनके शोध का भी? बिल्ली की जो इनको खोज लेने का जो कार्य था उसका परिणाम क्या हो सकता था कि बिल्ली उनको मार देती। तो ये इसके बारे में आप सोच सकते हो कि बिल्ली उन्हें मार सकती है। तो फिर लेखिका का दरवाजा बंद करना क्या था? स्वाभाविक था। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। देखिए कहती है कि वैसे तो मेरी बिल्ली बहुत सीधी है, वो चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती है, लेकिन ये तो 2 अजनबी लोग थे और फिर यहाँ पे अधिकार करने वाले थे, यहाँ पे रहने वाले थे, इसलिए उसको ये बात बहुत बुरी लगती, तो वो इनके ऊपर आक्रमण कर सकती थी। उसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों एरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना लें। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी मार्जारी के लिए असह्य कही जा सकती है कि उसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये पक्षी दोनों जहां मर्जी बैठे तो उसे वो बात कहाँ अच्छी लगती। मार्जारी मतलब क्या होती है भाई? बिल्ली, अभिमानी, स्वाभिमान वाली। तो उस बिल्ली के लिए ये बात असहनीय हो जाती, इसलिए मैं दरवाजा बंद रखती थी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा। कायाकल्प मतलब परिवर्तन, कि मेरा कमरा न रह करके क्या बन गया? चिड़ियाखाना बन गया। तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है, कि जहाँ पे मेरे द्वारा पाले गए जीव जंतु रहते हैं, मैंने इन दोनों को भी उस पिंजरे में ले जाकर के छोड़ दिया। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसा नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। इन दोनों पक्षियों ने, नवागंतुक क्या होते हैं? नए मेहमान। आगंतुक आने वाले, नव मतलब नए, तो जो नए लोग आते हैं वो क्या कहलाते हैं? नए मेहमान। पहले से रहने वालों में ऐसा कुतूहल जगाया। कुतूहल क्या होता है? जिज्ञासा, मतलब प्रेम करने की जो भावना उनके अंदर इस प्रकार से जगाई, किस प्रकार से? जैसे हमारे घर में कोई नई नवेली दुल्हन आती है और हम उसके स्वागत के लिए उसके साथ मीठी मीठी बातें करते हैं, अच्छा अच्छा व्यवहार करते हैं कि वो खुश रहे और हम सब में घुल मिल जाए, तो वैसा ही व्यवहार उन पशु पक्षियों ने, अन्य जीव जंतुओं ने उन नए मेहमानों के साथ किया। अब क्या क्या किया? लक्का कबूतर नाचना छोड़ करके दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरुगु गुटरुगु की रागनियां अल्पाने लगे। अल्पाना का मतलब होता है गाना। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर
गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल सा आ गया कि सारे पशु पक्षी उनकी तरफ आकर के झूम उठे। कोई किसी तरीके से उनको देख रहा है, कोई खुशी से नाचने लगा, कोई निरीक्षण करने लगा, कोई एक बड़ा होने की, मैच्योर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने लगा। तो इस प्रकार से जो चिड़िया घर था, मतलब वहां पे जो जीव जंतु के रहने का स्थान था, उसमें एक तूफान सा आ गया, बहुत कोलाहल मच गया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही कर्मशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। जैसे ही समय बीतता गया तो वो छोटे मोर के बच्चे अब बड़ा आकार लेने लगे और उनका कायाकल्प, उनका वो परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन उस तरह का था जैसे इल्ली से तितली बनना। तितली का जो छोटा रूप होता है, इल्ली जो पौधे पे एक स्नैक्स की तरह, एक छोटे कीड़े की तरह होती है स्नैक्ट, तो उससे फिर वो जिस तरह से तितली बनती है, उसका विशाल बड़ा रूप लेती है, वैसे ही वो मोर के बच्चे जो थे वो अपना विशाल रूप ले रहे थे। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई थी। कलगी क्या होती है? मोर के सिर के ऊपर जो चोंच होती है, जो कलंगी होती है, वो क्या होती है? कलगी। सघन मतलब गहरी और ऊंची, पहले छोटी सी थी, अब वो धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी और ऊंची होती जा रही थी। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई थी। बंकिम मतलब एक तो चोंच ऐसे बिल्कुल सीधी होती है, एक मुड़ी हुई होती है, तो उसकी चोंच जो थी वो पहले की बजाय बंकिम, उसमें थोड़ा सा बल पड़ गया था और पैनी हो गई थी। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ दूती झलकने लगी थी। उसकी गोल आंखों के अंदर जो अंदर पुतली थी नीले रंग की, वो उसकी जो नीली जो चमक थी, द्युति क्या होती है? चमक। नीले रंग की चमक थी, वो झलकने लगी थी। झलकना मतलब दिखाई देने लगी थी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाही तरंगें उठने गिरने लगी थी। उसकी नीली हरित ग्रीवा, नीली हरित, नीले और हरे रंग की जो ग्रीवा क्या होती है? गर्दन की हर भंगिमा, भंगिमा मतलब उसकी हर स्थिति की, वो बार बार जो उसमें जो परिवर्तन होता था वो इस तरह से लग रहा था जैसे धूप छांव की जो तरंगे होती हैं उस तरह से वो नीले रंग की जो उसकी गर्दन थी वो जब हिला रहा था तो उसमें धूप छांव की तरह तरंगे सी प्रतीत हो रही थी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में दक्षिण और वाम क्या होते हैं? दाएं और बाएं के दोनों तरफ के जो पंख थे उनमें सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे थे। आलेखन मतलब तस्वीर सी, जो मोर के जो दोनों तरफ होते हैं ना, देखो जैसे ये है आपका मोर है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसे क्या कहते हैं? ये दोनों तरफ जो इसकी पंखें थी, एक ये इस तरफ का है, दूसरा दूसरी तरफ हो जाएगा। जैसे कि ये है आपका, तो एक तरफ का ये है और दूसरी ऐसा ही सीन दूसरी तरफ है, तो इसे क्या कहा गया है? यहाँ पे आलेखन कहा गया है। ठीक है, ये है इसके पंख। तो ये जो इसके आलेखन थे ये क्या क्या होने लगे थे भाई?
बढ़ने लगे थे। स्पष्ट होने लगे थे मतलब दिखाई देने लगे थे। जैसे छोटा होता है तो ये चीजें दिखाई नहीं देती है, जब ये बड़ा हो गया, इसके पंख बढ़ेंगे तो ये अलग अलग दिखने लग गए थे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। उद्दीप्त मतलब चमक उठे। रंग रहित पंखों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया था। रंजित मतलब सुसज्जित, सुंदर बना दिया था। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी करके शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था, मतलब सुकुमारता मतलब युवापन, नई जो उसकी आपका यौवन जो था और उसकी जो सुंदरता थी, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है, कि वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसका तस्वीर, उसका जो स्थिति थी वो देखकर ही उसका वर्णन किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता, कि उसकी गति जो थी वो कितनी स्पीड से दौड़ता था, चलता था, उसका चित्र नहीं आंका जा सकता, उसकी इमेजिनेशन नहीं की जा सकती। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। मंथर गति मतलब मंद गति। श्याम श्वेत, श्याम क्या होता है? सांवला काला, श्वेत मतलब सफेद। पत्रलेखा, पत्रलेखा मतलब उसकी जो पंख थी वो। नीलाभ ग्रीवा के कारण, नीलाभ मतलब नीले रंग की, ग्रीवा मतलब गर्दन के कारण मोर का नाम रखा गया था नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ था राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। लेखिका कहती है कि मुझे खुद ही नहीं पता कि वो उनके साथ इतना घुल मिल गया था और फिर उसने अपने आप को सभी का संरक्षक बना दिया और उनका सेनापति बना दिया कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता था, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उन्हें दंड देने दौड़ा। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उसके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था, और जब तक वे आर्त क्रंदन न करते, आर्त क्रंदन मतलब चिल्लाते नहीं, तब तक वो उन्हें अधर में लटकाए रखता। अधर मतलब अपनी चोंच में, होठों में। अधर होठ होते हैं, लेकिन उसके मोर के होठ क्या होते हैं? उसकी चोंच ही होती है। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्ण भेद संस्कार हो जाता। कर्ण भेद संस्कार क्या होता है? कान छिद जाना, कानों में सुराख हो जाना। तो वो जब वो उसकी पैनी चोंच से पकड़े रखता तो खरगोश के बच्चों के जो कान थे उनके अंदर आर पार क्या हो जाते थे? होल हो जाते थे। पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर नहीं देते थे। ऐसा होने पर वो डर जाते थे और फिर उसे क्रोध न देने का वो कभी ऐसा मौका नहीं देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। दंड विधान मतलब दंड की प्रक्रिया के समान ही जैसा वो उनको दंड देता था, उससे भी कहीं अधिक वो उनसे प्रेम करता था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छुएल जैसा खेल खेलने लगते। खरगोश के बच्चे छुआ छुएल मतलब छुपम छुपाई का खेल खेलने लगते थे। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाले के भीतर पहुंच गया। एक ऐसी कोई घटना हुई कि जब वो खरगोश के बच्चे उसके साथ खेल रहे थे तो उस जाले के अंदर एक सांप घुस गया।
सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश, शिशु मतलब खरगोश का बच्चा, सांप की पकड़ में आ गया। निकलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर मुंह में तो दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे वह चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है, क्योंकि यदि वो सांप के फन पे अपनी चोंच मारेगा तो फिर उसके फन के अंदर खरगोश था, तो वो हो सकता है उसकी चोंच खरगोश को भी लग जाए। इसलिए उसने बहुत सोच समझ के कार्य किया। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। निश्चेष्ट क्या होता है भाई? चेष्टा से रहित अर्थात बेहोश, बेहोश होकर वहीं पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। मंद केका मतलब, केका क्या होती है? मोर के बोलने की आवाज, मोर के कूकने की आवाज। मंद मतलब धीमी गति से। मोर भी दो तरीके से बोलता है। जब वो दुख में बोलता है तो उसकी जो वॉइस होती है वो थोड़ी सी कम होती है, और जब वो खुशी से बोलता है तो बहुत जोर से वो बोलता है। तो उसने अपनी मंद गति से सभी पशु पक्षियों को, अन्य पक्षियों को ये सूचना दे दी कि हम किसी संकट में हैं। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका था तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। उष्णता क्या होती है? गर्मी। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है कि भगवान कार्तिकेय ने भी अपनी सवारी क्या बनाई थी भाई? मोर को बनाया था। क्यों बनाया होगा उसने? इसके गुणों को देख करके, इसके गुणों से प्रभावित होकर के ही शायद कार्तिकेय ने इसे अपने वाहन के रूप में चुना था। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। वो केवल हिंसा करने वाला नहीं है, वो कलाप्रिय वीर पक्षी भी है, वो वीरता दिखाने वाला पक्षी भी है। जिस प्रकार से उसने खरगोश के बच्चे को सांप के मुंह से बचाया था, तो उसने वीरता का कार्य किया था। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जाता। बाज, चील आदि को हम हिंसक पक्षी कहते हैं, लेकिन मोर को हम हिंसक नहीं कह सकते, क्योंकि वो किसी की सहायता के लिए किसी की हिंसा करता है, वैसे नहीं करता। तो उसका स्वभाव क्या है? किसी की सहायता के लिए किसी की, मतलब दूसरे जीवों की हत्या करना, वैसे नहीं करता है। लेकिन चीलबाज जो होते हैं उनका स्वभाव ही है कि वो अपने भोजन के लिए पशु पक्षियों को मारते हैं, तो इसलिए उनको हिंसक कहा जाता है। इसी से नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया। कि उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी, लेकिन मानवीकरण, उनका प्रत्यक्ष रूप भी हो गया। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लयताल रहता था। सहजात मतलब उससे मिलता जुलता लयताल भी उसकी नाच में रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम में घूम घूम कर वह किसी अलक्ष्य शम पर ठहर ठहर जाता था। अलक्ष्य मतलब बिना पहले से जिसका लक्ष्य निर्धारित ना हो, ऐसी जगह पे वो घूम घूमते कहीं बीच बीच में रुक जाता था। तो उसका वो नाच बहुत ही सुंदर लगता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी,
परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था, लेकिन वो भी नाचने का प्रयास करती थी कि वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती थी और बाएं पंख को स्पर्श करती हुई दाईं ओर, यानी कि उसके इर्द गिर्द वो नाचती रहती थी। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था, यानी कि जो म्यूजिक की ताल होती है उसका एक परिचय मिलता था कि वो उसके इर्द गिर्द घूम के नाचती रहती थी, मानो वो भी किसी ताल के ऊपर नृत्य कर रही है। नीलकंठ ने कैसे सब समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता बनाकर, यानी कि अपने पंखों को फैलाकर नृत्य की भंगिमा में, भंगिमा मतलब स्थिति में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई, यानी कि अब जब जैसे ही मैं उन्हें देखने जाती तो वो हर रोज मेरे सामने आकर के नाचने लग जाता। प्राय मेरे साथ कोई न कोई विदेशी या देसी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मय अभिभूत हो उठता, यानी कि आश्चर्यचकित हो उठता। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि भी दे डाली थी। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर बिस्तर को खंड खंड कर चुका था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से जैसे होले होले उठाकर खाता कि हंसी भी आती और विस्मय भी होता था। लेखिका कहती है कि जिस कठोर चोंच से उसने सांप को मारा था, उसी चोंच से वो मेरे हाथ में इतने आराम से दाने चुभता कि मुझे महसूस भी नहीं होता। तो मुझे देख करके आश्चर्य भी होता और उसकी इस कला को देख करके मुझे खुशी भी होती, इसलिए मुझे हंसी भी आ जाती। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। पुष्पित फूलों से युक्त, पल्लवित होते हैं नए नए पत्तों से युक्त। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, सुनहरी मंजरियां क्या होती थी, जब आम के जो सीजन आता है तो आम लगने से पहले जो आम के पेड़ होते हैं उनके ऊपर जो बगर आता है, जिससे मतलब जो फूल होते हैं जिससे आमियां बनती हैं, वो सुनहरे रंग के छोटी छोटी मंजरियां लग जाती हैं। तो उनसे आम के जो वृक्ष थे वो लदे होते हैं। अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता है। अशोक पर नए नए पत्ते आते हैं कब? वसंत ऋतु में। तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता है कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता है। जब वसंत ऋतु आती है तो मोर को बहुत उसे बाहर छोड़ना ही पड़ता है। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ऋतु है। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते हैं। सजल मतलब जल से युक्त आहट प्राप्त कर लेते हैं। तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्र होती है कि अब उनकी जो धीमी धीमी आवाज थी वो बहुत तेज से तेज होने लग जाती है। मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन में नृत्य का आरंभ होता था कि जैसे ही बादल की गर्जना होती थी तभी उनका नाचना शुरू हो जाता था। बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता कि जैसे जैसे बूंदों की स्पीड बढ़ती वैसे ही उसका नाचना भी तीव्र गति से हो जाता था। और उसकी केका का स्वर भी मंद से मंदतर हो जाता था और उसकी जो बोलने की आवाज थी वो अब मस्ती में अपना आनंद लेता था और उसकी बोलने की आवाज थी वो अब क्या हो जाती थी, बहुत धीमी धीमी हो जाती थी। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पंजे पर बायां पंख फैला करके उन्हें अपने पंखों को सुखाता था। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को अपनी चोंच से पी करके और पंखों को सुखाते थे। इस
आनंद उत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है कि वो इतने आनंद में जीवन को जी रहे थे, उनके बीच में एक ऐसी घटना हुई। क्या घटना हुई? एक बेमेल स्वर, मतलब उनके स्वर से मिलता जुलता ना हो ऐसा स्वर उनके बीच में कोई सुनाई दिया। वो स्वर क्या था और उस स्वर ने उनके जीवन को कैसे बदल दिया, ये भी एक करुण कथा है, मतलब ये दुख भरी बात है। तो वो लेखिका बताती है कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ था और क्यों हुआ था। तो उसके विषय में लेखिका बताएगी। लेखिका कहती है कि एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, यह दृढ़ संकल्प मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंछ से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी भी नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कम वक्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल कर दिया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है। आपने आई होती तो मैं उसी के सिर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूं। अब वो मस्का फिर लगाने लगता है। सारांश यह है कि 7 रुपए देकर मैंने उसे अगली सीट पर रखवाकर मैं घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा क्या बन गया? अस्पताल बन गया। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूस जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। ठूस मतलब जैसे ऐसे मुट्ठी की तरह से जैसे होता है ना, जिसकी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, बिल्कुल ऐसे अकड़ जाता है, तो ऐसे ही पंजों के ऊपर वो अपने लंगड़े पैरों से घूमने फिरने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। जो नई मोरनी आई थी उसका नाम क्या रखा भाई? कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। कुब्जा कौन थी? कुब्जा वो मंथरा दासी थी जिसने रामचंद्र जी को वनवास करवाया था, यानी कि वो दूसरों के दुख से सुख से दुखी रहती थी। तो ऐसा ही स्वभाव इस मोरनी कुब्जा का भी था। अब तक नीलकंठ और राधा साथ साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली थी, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। अब नीलकंठ उससे कुब्जा से दूर भागता था, लेकिन वो उसके साथ रहना चाहती थी, इसलिए वो राधा और नीलकंठ को कभी मिलने नहीं देती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी और न ही वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिए मतलब तोड़ करके उन्हें बिखेर दिया। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया, यानी कि वो अब दुखी हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहां से बहुत कुछ कार कर मैंने उसे उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर भी वो छिपा रहा। मेरा दाना देने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। शून्यता मतलब वो बहुत उदास रहता था। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब
सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुचकारने पर भी उसके न उठने पर मुझे संदेह हुआ कि वो पहले की भांति ही बैठा था, लेकिन मोर मर चुका था। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका कि वो क्यों मर गया था, कैसे मर गया था। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शाल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर, बिंबित प्रतिबिंबित मतलब तस्वीर फोटो बन करके गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो गया। जैसे ही लेखिका जो उसके जीव जंतु मरते थे उन्हें गंगा में प्रवाहित करने जाती थी, तो उसने जैसे ही उस मोर को गंगा में प्रवाहित किया तो उसके पंख जो थे वो फैल गए और उसके सामने एक बहुत बड़ा गंगा का जो दृश्य था वो एक बहुत बड़े मोर के समान उसे दिखाई देने लगा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में पड़ी रही, बैठी रही। निश्चेष्ट मतलब बेहोश की तरह, बिना चेष्टा के। वह कई बार भागकर लौट आया था। इससे पहले, मरने से पहले कई बार ऐसा हुआ था कि वो भाग जाता था और फिर लौट आता था, तो फिर उनमें फिर से वैसा ही स्वभाव उनका हो जाता था, वो एक दूसरे से मिल जाते थे। लेकिन राधा सोच रही थी कि अब की बार भी वो कहीं रूठ करके चला गया है तो वो आ जाएगा। तो कुछ दिन तो उसने इंतजार किया, लेकिन अब वो नहीं आया तो वो क्या हो गई, वही उदास होकर रहने लगी। अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी कि पहले की भांति उसे ऐसा प्रतीत होता था कि वो शायद वापिस आ जाएगा। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। राधा ने तो मन में संतुष्टि कर ली, लेकिन कुब्जा ने उसके नीलकंठ के ना आने पर उसने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। कचनार, अशोक, ये क्या है, पेड़ों के नाम हैं। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली, अल्सियसन कुत्ती का नाम है ये, सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। उसका स्वभाव कुब्जा का कैसा था भाई, वो चिड़ोकली थी, सबसे चिढ़ती रहती थी। तो उसने अपने उसी स्वभाव के कारण उसने उस कुतिया पर भी क्या किया, प्रहार किया। और जैसे ही उसने उस कुतिया पे प्रहार किया तो कुतिया ने अपने मुंह से उसकी गर्दन को दबोच लिया और उसके 2 दांत जो थे वो उसकी गर्दन पर ऐसे लग गए कि इस बार उसका कलह कोलाहल द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया नहीं जा सका, अर्थात वो मर गई। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है कि पक्षियों में भी आपस में क्या होता है, द्वेष की भावना होती है। इसके बारे में लेखिका ने क्या किया भाई, जाना। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली थी, मतलब उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, उससे दुखी थी। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता, आषाढ़ के महीने में जब आकाश में बादल छा जाते हैं, तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके